नमस्कार दोस्तों। हम लोग जो है कि बिहार स्पेशल के संदर्भ में इतिहास वाले पोर्शन में जो है कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को देख चुके हैं और आधुनिक भारत में भी जो है कि 1857 की क्रांति तक देख चुके हैं। अब आज हम लोग जो है कि आज के सेशन में कांग्रेस की स्थापना और बिहार से लेकर के आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की स्थापना और बिहार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एवो ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बम्बई में किया गया और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश बनर्जी जिनका पूरा नाम था, WC बनर्जी जी ने किया था। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि जो है कि पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ था। तो ये भी दोस्तों पूछा गया है कि पहले अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल हुआ था, तो बिहार से कोई भी प्रतिनिधि जो है कि 72 प्रतिनिधियों में से कोई भी बिहार से नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मतलब 1886 ईस्वी में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कि बिहार से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 31। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन, इसके पहले हम देख लेते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित संक्षिप्त में परिचय। देखिए, कांग्रेस की स्थापना दोस्तों जो है यह 28 दिसंबर, इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापक थे एवो ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं और इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जहाँ हुई थी, तो उस स्थान का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। पहले यह देखिए दोस्तों पुणे में होने वाली थी, लेकिन उस समय पुणे में जो है कि हैजा फैलने के कारण वहाँ इसकी बैठक न होकर के इसकी पहली बैठक जो है कि बम्बई में हुई। उस स्थान का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय और इसका नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। और प्रथम अध्यक्ष इसके थे WC बनर्जी, व्योमेश बनर्जी, और प्रथम सचिव इसके थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। मतलब जो संस्थापक थे वही इसके पहले सचिव भी थे। प्रारंभिक सदस्यों की संख्या इसमें दोस्तों 72 थी और उस समय जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय जो गवर्नर थे भारत में, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो इतना जो है कि कांग्रेस की स्थापना से जो है कि संक्षिप्त परिचय था। देखिए, बिहार में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए, यहाँ से सवाल बनता है दोस्तों बिहार स्पेशल के संदर्भ में। तो बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, जो कि पटना में एक जगह है, वहाँ हुआ था। और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों RN मुधोलकर जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो हुआ था 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन ये 1922 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। देखिए, 12 से 22 जस्ट 10 साल के बाद हुआ था और ये हुआ था गया में और इसकी अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास, CR दास जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो था 54वां अधिवेशन। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था दोस्तों और ये हुआ था रामगढ़, जो कि वर्तमान में अब झारखंड में पड़ता है, लेकिन तत्कालीन बिहार में हुआ करता था। तो वहाँ पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा बिहार में जो कि 3 अधिवेशन हुए थे, 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन और 54वां अधिवेशन। तो 27वां अधिवेशन दोस्तों 1912 ईस्वी में हुआ था, 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में और 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में। 27वां अधिवेशन जो 1912 में हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था और जो 37वां अधिवेशन था जो बिहार में होने वाला दूसरा अधिवेशन था 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास जी ने किया था। और 54वां अधिवेशन दोस्तों यह 1940 में हुआ था रामगढ़, तत्कालीन झारखंड में, जो है कि वर्तमान के जो है कि झारखंड में हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे। अब देखते हैं दोस्तों बंगभंग और स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगभंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन और बिहार के संदर्भ में इसकी क्या जो है कि पृष्ठभूमि थी। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों किस तारीख को हुई थी? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुई थी। कब से हुई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 से यह घोषणा प्रभावित हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावित हुई थी। यह अनाउंस इसका हुआ था 20 जुलाई को और जबकि यह प्रभावी हुई थी दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को और 20 जुलाई 1905 को यह अनाउंस हुई थी, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे का जो कारण बताया गया था वो था दोस्तों प्रशासनिक कारण को इसने उत्तरदायी माना था। इसने बताया था कि प्रशासन चलाने में बंगाल में जो है कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर प्रशासन चलाने में मुसीबत हो रही है, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण प्रशासनिक उत्तरदायित्व तो न होकर के दोस्तों जो है कि बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमज़ोर करना था।
क्या उद्देश्य था? बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना बंगाल विभाजन के पीछे का उद्देश्य था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से जो है कि दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो ये दोस्तों पूछा गया है कि बंगभंग आंदोलन के समय जो है कि किसके प्रेरणा से जो है कि दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था? तो ये दोस्तों मनाया गया था बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई 1906 में। मतलब कि यह विरोध न हो ये बंगाल का विभाजन न हो, इसको विरोध में जो है कि सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। तो दोस्तों इसमें जो है कि बंगभंग से संबंधित हमको 3 तिथियां याद रखना है। पहली तिथि 20 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, और दूसरी तिथि 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन जो है कि प्रभावी हुआ, और तीसरी तिथि है 12 दिसंबर 1911 जो है कि जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा को जो है कि रद्द घोषित किया गया। तो इतना दोस्तों जो है कि बंगभंग आंदोलन के बारे में बिहार के संदर्भ में था। बिहार में जो है कि बंगभंग आंदोलन के विरोध में को सशक्त करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी जिसका नाम था बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, और ये 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बंगभंग आंदोलन के संबंध में दोस्तों बिहार के संदर्भ में इतना प्रमुख जानकारी थी जो हमको आपको जानकारी रखनी थी। देखिए अब आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, कब? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। किसकी हत्या का प्रयास किया था दोस्तों? एक जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का प्रयास इन लोगों ने किया था। और उसकी हत्या के प्रयास में इन लोगों ने उसकी गाड़ी पर जो है कि बम फेंका था। लेकिन जो है कि कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी जो है कि वो उसकी मृत्यु ना होकर के, मतलब जज किंग्सफोर्ड की मृत्यु ना होकर के, वो बम जो उन लोगों ने फेंका वो गाड़ी जिस गाड़ी पर जाकर गिरे उसमें कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। तो इस घटना में उनकी मौत हो जाती है। तो बम कांड में इनकी मृत्यु हो जाती, जो कि भारतीयों से भारतीय आंदोलन जो लोग चला रहे थे उनसे ये प्रेरणा, मतलब कि उनसे सहानुभूति रखने वाला यह व्यक्ति था। तो उसकी पत्नी और पुत्री की जो है कि बम कांड में मृत्यु हो जाती है। घटना के बाद वे दोनों जो है कि रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। दोनों रेलवे लाइन से, मतलब कि कौन कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी इस घटना को अंजाम देने के बाद समस्तीपुर भाग गए। प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे, इन्होंने जो कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। ये सोचे कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे तो अंग्रेज हमें छोड़ेंगे नहीं, तो इस डर से ये आत्महत्या कर लिए। जबकि खुदीराम बोस जो है कि ये गिरफ्तार हुए कहाँ पे? पूसा में। ये पूसा में पकड़े गए और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को जो है कि फांसी दे दी गई। 30 अप्रैल 1908 को इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और 11 अगस्त 1908 को जो है कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। और ये जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, इन्होंने जो है कि आत्महत्या कर लिया था गिरफ्तारी के डर से। अब आगे देखते हैं दोस्तों, होम रूल आंदोलन और बिहार। होम रूल आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। देखिए 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में, किसके? 1916 में दोस्तों एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में, इनके नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है कि पूना में होम रूल लीग की स्थापना की हुई। और बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 में जो है कि 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। तो दोस्तों बिहार में जो है कि एक सेकंड देखिए, बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर और सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह जो है कि सचिव बनाए गए। और श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई थी। तो ये दोस्तों पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट कब कब पटना आई थी? तो ये 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को और 25 जुलाई 1918 ईस्वी को ये पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए
मतलब होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। तो होम रूल आंदोलन और बिहार के संदर्भ में इतनी बातें जाननी थी हमको आपको। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, ये गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों। देखिए, चंपारण में किसानों के लिए तिनकठिया प्रणाली प्रचलित थी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किस प्रणाली के विरोध में किया था, तो तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। इसके तहत जो है कि तिनकठिया प्रणाली में क्या होता था दोस्तों, किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे जो है कि नील की खेती करना अनिवार्य होता था। मतलब अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस 20 कट्ठा में से वह 3 कट्ठा जो है कि जरूर नील की खेती करेगा। किसकी खेती करेगा, वह नील की खेती करेगा। ये कंपलसरी था। तो इसके विरोध में गांधी जी ने जो है कि चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन किया था। देखिए, इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। तो दोस्तों, ये भी आपको जानना जरूरी है, आखिर नील की खेती करने से क्यों किसान असंतुष्ट थे। नील की खेती करने से किसान इसलिए असंतुष्ट थे कि जो नील की फसल थी वह भूमि को बंजर बना रही थी, और वहीं आर्थिक रूप से जो है कि काफ़ी शोषक भी थी नील की खेती। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो ये भी याद रखना है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। हाँ, तो दोस्तों 1916 में जो है कि एक सेकंड, हाँ देखिए, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव, पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ल, तो ये पूछा गया कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे। तो ये भी पूछा गया दोस्तों, ये किस गांव के थे, बिहार के मुरली भरहवा गांव के। और किस जिले के थे, ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले थे। तो राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। मतलब इस अधिवेशन में 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहाँ पर जो है कि राजकुमार शुक्ल इस समस्या से, तिनकठिया प्रथा वाली समस्या से जो है कि गांधी जी को या कांग्रेस के नेतृत्व को परिचित कराने गए थे। तो राजकुमार शुक्ल के व्यक्तिगत जीवन से सवाल बनता है, तो ये यहाँ के रहने वाले थे, मुरली भरावा गाँव के रहने वाले थे, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में था। और इनकी समस्या पर जो है कि कांग्रेस का नेतृत्व इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया राजकुमार शुक्ल जी ने, तिनकठिया प्रथा के। और ब्रज किशोर प्रसाद जो थे इनके प्रस्तावक थे, इन्होंने जो है कि प्रस्ताव पेश किया था। देखिए, अब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने जो है कि बिहार आकर जो है कि चंपारण के किसानों की समस्या को सुनने के लिए कहा। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे। कहाँ, ये कलकत्ता थे उस समय गांधी जी। वहाँ से जो है कि यह 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी, जो कि प्रेजेंट टाइम में है, वहाँ पहुँचे। और उन्होंने जो है कि प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में जो है कि सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान जो है कि जब ये आए थे यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी के निमंत्रण पे, गांधी जी यहाँ पे चंपारण में, तो इसी दौरान जो है कि बतक मियाँ नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। मतलब यहाँ पर गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो बतक मियाँ ने यहाँ पर इनकी जो है कि ये रसोइये थे, जिस जमींदार ने इन्हें मारने का प्लान बनाया था, उसके रसोइये थे बतक मियाँ। तो उन्होंने जो है कि गांधी जी को जहर मिला हुआ भोजन देने से जो है कि दिया, लेकिन बता दिया। तो इस तरह से उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये सवाल दोस्तों बना है बीपीएससी में, तो आपको याद रखना बतक मियाँ का नाम। इन्होंने गांधी जी को जो है कि जहरीला भोजन से उनकी मौत हो जाती है अगर वो न बचाए होते तो, बतक मियाँ जी। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें जो है कि रिहा कर दिया गया। मतलब 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की गई और जो है कि धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद 21 अप्रैल 1917 को उन्हें जो है कि रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था दोस्तों? चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो मध्य प्रदेश के आयुक्त
F.G. स्लाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. अदामी और राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और आगे इनका क्या नाम है, इनका नाम है देखिए डी जे रीड और जी रैनी। ये सब जो है कि उस समिति के सदस्य थे जो कृषकों की जांच के लिए बनाई गई थी। इनके अलावा जो अन्य लोग थे तो इनमें इनका नाम दिया गया है चंपारण एग्रीगेरियन समिति जो गठित हुई थी, उसमें जो है कि इसके आयुक्त जो है कि इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे, मध्य प्रदेश के आयुक्त थे जिनका नाम था F.G. स्लाई। इसके अलावा ये सब लोग थे महात्मा गांधी, L.C. अदामी और राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड एवं जी रैनी इस समिति के सदस्य थे, चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य थे। देखिए समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है कि तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि ये जो तिनकठिया प्रणाली है इसको जो है कि समाप्त किया जाए। परिणाम स्वरूप तिनकठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। मतलब किसानों से जो अवैध वसूली हुई थी, जमींदारों ने किया था या नील की खेती कराने वाले ठेकेदारों ने किया था, उन्होंने जो है कि किसानों से 25% जो लिया था उसको वापस किए। और इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग क्या रहा, सफल रहा। मतलब चंपारण को लेकर के गांधी जी का जो पहला प्रथम सत्याग्रह था, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो प्रथम सत्याग्रह उनका चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण का आंदोलन उनका जो है कि प्रथम सत्याग्रह था, तो ये उनका सफल रहा। और चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों देखिए एक सेकेंड, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जो थे उनका नाम था, ये पूछा जाता है, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और धरणीधर, मजहरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण। ये सब जो है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो ये भी सवाल दोस्तों हूबहू इसी तरह से बना है कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। अब देखते हैं दरभंगा किसान आंदोलन। देखिए चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में जो है कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो इसमें पूछा जाता है दरभंगा किसान आंदोलन से जुड़े कौन थे, स्वामी विद्यानंद। इनके नेतृत्व में जो है कि दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया गया और दरभंगा राज्य द्वारा जो है कि लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखते हैं बर्खास्त किसान आंदोलन। तो बर्खास्त किसान आंदोलन दोस्तों ये जमींदार प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बर्खास्त कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने के विरोध में था। किसानों से जो है कि उनका भूमि संबंधी अधिकार छीन लिया गया था, तो इसके विरोध में यह आंदोलन था बर्खास्त किसान आंदोलन। इस आंदोलन को नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। इसको किसने दिया था, बर्खास्त आंदोलन को नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया था। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कारगी और अनवारी में राहुल सांकृत्यायन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब देखते हैं किसान सभा। देखिए दोस्तों बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों और कहाँ पर, 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह जो है कि सचिव थे। कौन कौन, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह जो है कि सचिव थे। और 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा जो कि पटना में है में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा जो कि पटना में है औपचारिक किसान सभा की स्थापना की और नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह जो है कि बनाए गए। देखिए तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि बिहार में जो है कि स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, सोनपुर के मेले में की गई थी और इसके सचिव कौन बनाए गए थे, श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे।
बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि जो है कि नेता शामिल थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में हुआ था। पहला तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में सोनपुर के मेले में, जिसमें जो है कि विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, वो था। और दूसरा अधिवेशन जो था बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में, किसके, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। और तीसरा अधिवेशन जो था ये पुनः जो है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। और 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। और इसके सचिव कौन बनाए गए थे? इसके सचिव थे NG रंगा। तो ये सवाल बनता है दोस्तों कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा की जो है कि का गठन हुआ था। और इसके सचिव थे NG रंगा। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य था किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना। किसान सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। अब देखते हैं, देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में। प्रथम अधिवेशन दोस्तों देखिए संक्षिप्त रूप में दे दिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। प्रथम अधिवेशन सोनपुर के मेले में हुआ था 1929 ईस्वी में, अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। दूसरा जो हुआ था ये हुआ था गया में 1934 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, वह हाजीपुर में हुआ था 1935 ईस्वी में, और इसकी भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख किसान नेता और कार्यक्षेत्र, यदुनंदन शर्मा जो थे ये गया के थे, और यमुना कार्य जो थे ये दरभंगा सारण के थे, और राहुल सांकृत्यायन जो थे ये अन्वारी या अंबारी सिवान के थे, और कार्यानंद शर्मा जो थे ये मुंगेर बड़हिया ताल। तो इनका जो है कि कार्यक्षेत्र था, प्रमुख किसान नेता और उनके कार्यक्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन और बिहार। देखिए खिलाफत आंदोलन और बिहार के संदर्भ में देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन किस संदर्भ में हुआ था दोस्तों? तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तें रखी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो इसके विरोध में जो है कि खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 23 ईस्वी तक हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु इन्हीं को कहा जाता था, उन्होंने प्रारंभ किया। और बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। मुसलमानों का सहयोग मिलेगा इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को समर्थन करने के बाद। इसी उद्देश्य से गांधी जी ने भी जो है कि खिलाफत आंदोलन में जो है कि अपनी सहमति दी। और नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया गया। और 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। और 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में जो है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को इन्होंने समाप्त कर दिया, जिसके कारण जो कि खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। तो हम लोगों ने देखा खिलाफत आंदोलन और बिहार के संदर्भ में इतनी बातें। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन और बिहार। देखिए सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो है कि देखिए कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है कि स्वीकार किया गया। 1920 ईस्वी में सितंबर में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की जो अध्यक्षता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्तावित किया गया। तो क्या हुआ दोस्तों, 1920 ईस्वी में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्तावित किया गया। C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई।
बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो कि भागलपुर में हुआ था में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। और नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने जो है कि विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से जो है कि इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। और राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा जो है किया गया और मजहरुल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद जो है कि कुलपति बने। तो इसके जो है कि कौन कौन लोग क्या बने थे, तो मजहरुल हक थे इसके कुलपति बने थे बिहार विद्यापीठ के, और ब्रजकिशोर प्रसाद जो है कि यह कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से जो है कि दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया और जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। कब? 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज जो थे उनका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है कि पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में जो है कि हड़ताल आयोजित की गई। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद, तो चौरी चौरा की घटना कब हुई दोस्तों? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा जो है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में जो है कि किया गया। ब्रिटिश सरकार से सहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा असहयोग आंदोलन और बिहार के संदर्भ में। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। देखिए स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार में गया में हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए देशबंधु चित्तरंजन दास। इसके अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का जो है कि गया अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो 1922 में 37वां अधिवेशन जो था कांग्रेस का गया में, इसमें कांग्रेस में दो फाड़ हो जाता है इस सिद्धांत को लेकर के कि कुछ लोग कहते थे कि विधायिका में हम लोग भाग नहीं लेंगे और विधायिका का बहिष्कार करेंगे इस तरह से, और कुछ लोगों का काम था, कुछ लोगों के विचार ये थे कि हम विधायिका में प्रवेश करेंगे, उसके बाद वहाँ जा कर के अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं उसका हम जो उल्लंघन करेंगे या उसका खुलासा करेंगे। तो इस तरह से इस विचारधारा को लेकर के कांग्रेस में जो है कि विभाजन हो जाता है और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये स्वराज पार्टी नामक एक नया अपने दल का गठन करते हैं। और बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। और बिहार में जो है कि फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह ने। तो ये पूछा जाता है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव जो बनाए गए थे उनका नाम था अब्दुल बारी। तो इतना हम लोगों ने देखा जो है कि स्वराज पार्टी और बिहार के संदर्भ में। अब देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। देखिए साइमन कमीशन में एक भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण, एक भी भारतीय सदस्य साइमन कमीशन में न होने के कारण भारत में इसके आगमन का जो है कि विरोध का निर्णय लिया गया और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड
जो कि 1919 में हुआ था, उसके सुधारों की जांच के उद्देश्य से आया था। तो सबसे पहले हमको आपको ये जानकारी रखना है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो ये 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात की गई थी, उसकी जांच पड़ताल के लिए आया था। और इसका विरोध इसलिए हुआ था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध इसमें किया गया, विरोध प्रदर्शन। और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया था। तो बिहार की परीक्षा हमको आपको देना, तो स्पेशली बिहार के संदर्भ में जानना जरूरी है कि 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया था साइमन कमीशन। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका विरोध किया था। अनुग्रह नारायण सिंह को भी यहाँ याद रखना है कि अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जो कि 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में आया था। अब देखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। देखिए 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। किनके किनके द्वारा? गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी के आदि के द्वारा जो है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और बिहार सोशलिस्ट के स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जो है कि जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ हुई और किस सन में? तो 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान जो था वो हमको आपको याद रखना है कि इस संगठन मतलब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो मुख्य योगदान था वो समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। अब देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। तो इन्होंने ये पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है कि कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा इन्होंने प्रारंभ की थी। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो सत्याग्रह का आरंभ मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ इन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन करके किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ दोस्तों जो है कि 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में, कहाँ? 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। और मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सर अली इमाम। इसे आंदोलन के दौरान छपरा, देखिए इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने जो है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। कैसी हड़ताल? नंगी हड़ताल इन्होंने शुरू की। कहाँ के कैदियों ने? छपरा जेल के कैदियों ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार कर, ये दोस्तों पूछा गया है कि भारत में जो है कि जब जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय बिहार में जो है कि कौन से कर का जो है कि लोगों ने बंद देने के लिए वो किया, न देने के लिए आह्वान किया। तो चौकी कर जो है कि बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। कहाँ कहाँ पर? सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदार कर बंद कर दिया गया। और 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित किया गया। तो कांग्रेस को अवैध संगठन कब घोषित किया गया? 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को जो है कि अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। 5 जुलाई को जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 माह की उन्हें जो है कि कैद की सजा सुनाई जाती है। और गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हो जाते हैं तो इन्होंने जो है कि अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, भागलपुर के दीप नारायण सिंह को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। गांधी जी द्वारा जब तक आंदोलन को स्थगित न किया गया तब तक जो है कि बिहार में आंदोलन
काफ़ी सक्रिय रहा। चलिए दोस्तों, अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, बिहार विधानसभा और चुनाव 1937 ईस्वी में जो हुआ था। देखिए, जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा हेतु जो है कि चुनाव हुए और चुनावों में 152 स्थानों पर 107 में जो है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। बिहार में कितने स्थानों पर 152 सीटें थीं और 152 सीटों पर कांग्रेस ने जो है कि में से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 98 सीटों पर उसे जो है कि विजयी घोषित हुई थी कांग्रेस। और कांग्रेस को जो है कि बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। तो 1934 के विधानसभा जो चुनाव हुआ था, हमसे आपसे सवाल पूछा जाएगा तो हमको आपको बताना है कि इसमें बिहार को पूर्ण बहुमत मिला था, बिहार में कांग्रेस को। देखिए, विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया, विधानसभा में भी मिला था और विधान परिषद में, दोनों जगह जो है कि कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को जो है कि सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने जो है कि सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो थी, इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस, किसको दोस्तों, इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उसके नेता थे मोहम्मद यूनुस को जो है कि सरकार बनाने के लिए इन्होंने इनवाइट किया। और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को गठित हुआ। और मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन बने इस तरह से, मोहम्मद यूनुस। तब मुख्यमंत्री को जो है कि प्रधानमंत्री कहा जाता था, राज्यों के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री। तो ये बने, बिहार के बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे चुनाव के बाद, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने जो है कि अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय, जब कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय ले लिया, तब जो है कि मोहम्मद यूनुस अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए। और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। रामदयालु सिंह जो है ये बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के जो है कि उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 ईस्वी में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो विधानसभा गठित हुई थी, उन्होंने जो है कि पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 ईस्वी में किस लिए की, अंडमान निकोबार जेल में कैद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने की मांग के कारण इन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद सरकार द्वारा जो है कि कैदियों को छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया। तो ऐसा इन्होंने जो है कि वार्निंग दी, तब जा करके जो है कि कैदियों को छोड़ दिया गया। अंततः ये क्या करते हैं, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं देते हैं श्री कृष्ण सिंह। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना सेकेंड वर्ल्ड वार जब चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है कि अंग्रेज जो है कि भारतीयों को बिना भारतीयों की इजाज़त के जो है कि युद्ध में शामिल कर देते हैं, जिस वजह से भारत में जो लोग थे नेता उस समय वो असंतुष्ट होते हैं। तो इस दौरान वो फैसला लेते हैं कि हम लोग जो है कि जो विधानसभा गठित हुई थी उसको भंग करने का। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है कि गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। तो इस तरह से जो सरकार गठित हुई थी वो सरकार क्या होती है, भंग हो जाती है। और किस उद्देश्य, किस कारण, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि बिना भारतीयों से पूछे सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल कर देते हैं, इससे नाराज होकर के। अब देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा
भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्यों किया गया? क्रिप्स मिशन की असफलता, क्रिप्स मिशन जिस पर्पज से आया था वो नहीं पूरा होता, तो इसके एवज में गांधी जी ने इसमें जो है कि करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। किस तारीख को? 9 अगस्त को। और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को भी जो है कि गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय महाधिवक्ता के पद पर थे कौन? बलदेव सहाय। इन्होंने जो है कि कांग्रेस के जब बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो इससे असंतुष्ट होकर के ये अपने पद महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे देते हैं। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने जो है कि सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया और पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे, उनका नाम था WG आर्चर, के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र जो है कि गोलीकांड में शहीद हो गए। कितने छात्र? 7 छात्र जो है कि गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में जो है कि शहीद हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने जो है कि किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। 12 अगस्त 1942 को जो है कि सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में क्या रहा? पूर्ण हड़ताल की घोषणा की गई। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में जो है कि आज़ाद दस्ता, क्या दोस्तों? आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। कहाँ पर? नेपाल में। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि का उद्देश्य से किया गया था। तो आज़ाद दस्ता का गठन किस पर्पज से किया गया था? तोड़फोड़ की कार्रवाई और जो संचार के साधन थे उनको जो है कि डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। तो आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, JP नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में जो है कि रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर जो है कि भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को जो है कि छापामार युद्ध एवं अग्निवस्त्रों को जलाने की शिक्षा दी गई और अग्निअस्त्रों को जो है कि चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। देखिए, आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता जो है कि शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। आज़ाद दस्ता जो संगठन बना था उसका जो है कि रेडियो प्रचार का रिस्पॉन्सिबिलिटी राम मनोहर लोहिया के ऊपर थी। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास जो है वह शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ट्रेन पर कब्जा करके उसे किस नाम से चलाया? स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के उद्देश्य से जो है कि फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव का पुलिस की गोलियों से शिकार हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र जो है कि गांधी मैदान था और 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था, जो बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? गांधी मैदान, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का प्रमुख केंद्र था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में अकेले जो है कि 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति जो है कि घायल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में इतनी जो है कि मुख्य बातें थीं। अब आगे देखते हैं। देखिए, पृथक बिहार राज्य का गठन।
पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जी को। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को जाता है बिहार राज्य के पृथक अलग बिहार राज्य के गठन का श्रेय। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक कौन थे? महेश नारायण थे बिहार टाइम्स के प्रमुख संपादक। मुख्य संपादक महेश नारायण थे। और इस समाचार पत्र में पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका, इस समाचार पत्र ने जो है कि पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अली हसन इमाम। अली हसन इमाम जो है कि 1928 में जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का गठन जो है कि प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। किसमें दोस्तों पारित किया गया था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, जिसका गठन जो है कि प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था पटना में। इसमें पृथक बिहार निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ था। इसमें पुनः जो है कि पृथक बिहार की मांग की गई थी। अब 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में, कब दोस्तों? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को जो है कि बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई थी। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फिर एंड हो जाएगा पूरा आधुनिक भारत का। देखिए, पृथक बिहार राज्य का गठन, पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। और ये तो हो गया दोस्तों। हाँ देखिए, आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया 1937 ईस्वी में। और 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने जो है कि मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। किसने दोस्तों? 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी जी थे, इन्होंने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। और इन्होंने क्या किया? तो अब्दुल कयूम अंसारी जी जो थे, एक सेकंड, हाँ, 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। और उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए जो है कि बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। जो 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ उसके अध्यक्ष थे थियोडोर सुरीन। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता जो है कि राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने जो है कि बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रमुख महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सैलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी, ये सब अन्य महिलाएं हैं जिन्होंने जो है कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। कौन? आशा सहाय। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। और 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। और गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है कि चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन नामक पुस्तक की रचना की थी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। और 1906 ईस्वी में
1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने श्री तेजेश्वर प्रसाद ने श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने जो है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस किसकी बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में इन्होंने जो है कि छात्रों के साथ मिलकर के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने जो है कि केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। कब दोस्तों? 1906 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य जो थे, जिनका नाम था शंकरन नायर, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक भारत के तक को हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कब कौन सी घटना हुई थी। देखिए 1000 से 600 ईस्वी के बीच आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन होता है और 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। 540 ईसा पूर्व जो महावीर स्वामी का जन्म, जो कि नवीनतम एनसीईआरटी में अब 599 ईसा पूर्व बताया जाता है। और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को, जो कि नवीनतम एनसीईआरटी में 527, मतलब 599 ईसा पूर्व उनका जन्म नवीनतम एनसीईआरटी में बताया जाता है। और उनकी जो है कि इनका निधन बताया जाता है 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का। और 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा जो है कि मगध उत्थान और हर्यंक वंश की स्थापना की गई थी। और 455 ईसा पूर्व में जो है कि उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार जो है राजधानी बनाया गया। और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है कि मौर्य वंश की स्थापना की गई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। और आगे देखते हैं 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि शुंग वंश की स्थापना की। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत को प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। और 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ हुआ। और 635 ईस्वी में वेनसांग ने जो है कि बिहार की यात्रा की। 673 ईस्वी में इत सिंह की बिहार यात्रा हुई। और 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है। 1098 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय करता है। और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान होता है, बिहार बंगाल अभियान इल्तुतमिश का। और 1324-25 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान होता है। और 1359-60 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार अभियान होता है। और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। और 1529 ईस्वी में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय कर ली जाती है। और 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर विजय हो जाता है। और 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई से होती है, जिसमें शेरशाह जीतता है। और 1539 ईस्वी में चौसा में युद्ध होता है, और जिसमें शेरशाह की जो है कि जीत होती है। 1540 ईस्वी में 39 ईस्वी में कन्नौज का। 1540 ईस्वी में जो है 39 ईस्वी में चौसा का। और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध शेरशाह की विजयी और सूर्यवंश की स्थापना होती है। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा जो है कि पटना का पुनर्निर्माण कराया जाता है। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण होता है। ये दोस्तों जो है कि पूछा जाता है 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण होता है। 1545 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो जाता है। और 1576 ईस्वी में अकबर का जो है कि बिहार पर विजय करता है अकबर। और 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण होता है, मनेर 1616 ईस्वी में। और 1621 ईस्वी में शाहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। और 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, पीटर मुंडी जो कि यूके का था, इसने जो है कि बिहार यात्रा की थी और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। और 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई। और 1699 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है कि खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 ईस्वी में। और 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर का बिहार में राज्याभिषेक होता है। 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला।
अलीवर्दी खां का बिहार नवाब बनता है यह 1740 ईस्वी में। और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को जो है कि इलाहाबाद की संधि होती है। उसके बाद 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा और 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 ईस्वी में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में देवघर के बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ। और 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन हुआ। अब देखिए 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा पुनः। और 1884 ईस्वी में जो है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जीरादेई सिवान में। और 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन हुआ। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। और 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बमकांड बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। और 1911 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत बनाया गया। और 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन हुआ और घोषणा हुई थी 1911 में। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। और 1914 ईस्वी में ताना भगत का आंदोलन हुआ। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1916 ईस्वी में जो है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई और बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ। और 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ। और मजहरुल हक द्वारा पटना में जो है कि सदाकत आश्रम की स्थापना हुई। और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ। और 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। और 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह और 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। और 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ। 1937 ईस्वी में बिहार प्रांतीय चुनाव हुआ। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। और 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन हुआ। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ। और पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ 11 अगस्त 1942 ईस्वी, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हो गए। और 1942 ईस्वी में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। और 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ बिहार में। और 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि आधुनिक भारत जितना बिहार स्पेशल के संदर्भ में है वो पूरा हुआ। अब आगे हम लोग जो है कि बिहार स्पेशल के संदर्भ में भूगोल और राज्य व्यवस्था खंड को देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।